हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास की प्रथम सोमवारी की शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन मिल जाएंगे जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप किसी भी स्टेट का टीजी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, इवन कि कुछ क्वेश्चन तो यूजीसी नेट में भी इसमें से आ जाते हैं। और मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्लासेस ले रखी है। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करना, जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है मैंने करा रखा है, जैसे कंपरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी मैंने स्टार्ट किया है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के विचारों को राजनीतिक सिद्धांत में से निकाल देना चाहिए। ठीक है, ये किसने बोला था? क्या बोले थे? संप्रभुता के विचार को राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, यानी संप्रभुता की एक तरह से कहो कि आलोचना किसने की? तो ये क्रेब थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह राय किसकी थी कि प्रभु सत्ताधारी पर कोई रुकावट नहीं है? ये किसकी वो थी कि प्रभु सत्ताधारी पे कोई भी रुकावट नहीं है? तो ये ऑस्टिन के विचार थे। एकलवादी संप्रभुता की धारणा इन्होंने दिया था। अगला है, बोंदा के अनुसार संप्रभुता छीनी नहीं जा सकती है। ठीक है, तो छीनी नहीं जा सकती है तो संपत्ति। ठीक है, अगला है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने निर्मित की थी? तो लोकप्रिय संप्रभुता जब मैंने हॉब्स, लॉक, रूसो पढ़ाया है, आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर मैंने कंप्लीट करा रखा है, एक दो थिंकर ही बचे हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था। अगर आप मेरे क्लास को सही से फॉलो करोगे तो आपके आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके बहुत सारा, अगर आप मेरे क्लास को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिस भी स्टेट से, तो अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, उस साल के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा के देखना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलर आप मेरे क्लास को फॉलो करो। मैंने जितने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं करा रखी हूँ, उसको आप अच्छे से देखो तो फिर आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, डेफिनेटली सॉल्व होंगे। अगला है, और ये इंडियन ये कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने स्टार्ट किया है। उसके भी बहुत सारे पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिए, क्योंकि मैं वो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बता रही हूँ, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू करा रही हूँ, और एमसी में इतनी ज़्यादा करा दे रही हूँ कि उस क्वेश्चन से आपके कोई भी उससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे मैंने 3 से 4 वीडियो में मैंने ये प्रस्तावना को करवाया है, जिससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जितने भी एग्जामों में आए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं। आप प्लीज़ उसे भी जाके देखना, तो उससे भी आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगला, लेक्चर ऑन प्रेजुडिस के लेखक कौन है? ये अगर आप मेरे पिछले क्लास फॉलो कर रहे होंगे तो जरूर आप बता पाएंगे। ऑस्टिन की ये है ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से बहुलवादी विचारक कौन नहीं है? देखो, यानी 3 बहुलवादी विचारक हैं और एक नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में क्या होगा? तो ग्रोसियस नहीं है, बाकी डिग्वी, वार्कर और लास्की हैं। अगला है, डाइसी के अनुसार राजनीतिक प्रभुसत्ता निहित होती है। तो डाइसी किसमें प्रभुसत्ता को निहित मानते हैं? तो वो प्रभुसत्ता को निर्वाचक वर्गों में निहित मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, बहुलवादी एक प्रतिक्रिया है। बहुलवाद जो है एक प्रतिक्रिया है, ये किसके विचारों के विरुद्ध जाता है? तो ये है हीगेल के विचारों के विरुद्ध है। बहुलवाद एक प्रतिक्रिया है, ये हीगेल के विचारों के विरुद्ध जाता है। अगला, समुदायवादियों के वास्तविक व्यक्तित्व के सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो समुदायवादियों के व्यक्तित्व के वास्तविक सिद्धांत का समर्थन जे.एन. फिगिस ने किया था। जे.एन. फिगिस ने किया था। द न्यू स्टेट के लेखक कौन है? ऑप्शन है डिग्वी, क्रेब, मिस फॉलेट, लास्की। तो इसका लेखक है मिस फॉलेट, न्यू स्टेट।
फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आपको आता है वो नहीं, अगर नहीं आता है तो 2 से 3 बार मेरी वीडियो देखना, फिर आप देखना वॉल्यूम कम करके कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तब भी नहीं आता तो उस क्वेश्चन को आप प्लीज नोट डाउन कर लो, क्योंकि उसको कई बार आपको पढ़ने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन होता है कि याद हो जाता, कुछ क्वेश्चन नहीं याद होता है, तो फिर उसको आप नोट डाउन कर लो। और आप कमेंट में भी लिखो आप किस किस स्टेट से है जो ये आप मेरी वीडियो को देख रहे हो। अगला है, यह कथन किसका था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक स्मरणीय आनंद एवं आदिम सादगी का जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक स्मरणीय आनंद और आदिम सादगी का जीवन जीता है। तो ऐसे लाइन से आपको पता चल गया हो रूसो का ही ये कथन हो सकता है। अगला है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? लॉक है, ऑप्शन नंबर बी। यह किसने कहा था कि सरकार जनता के लिए केवल एक साधक अथवा एक जीवित औजार है? देखो, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन हर जगह आता है। कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन का यही है कि आप कई बार उस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो। और एक ये भी कर सकते हो कि ये 4 कोटेशन को एक साइड लिख लो और 4 थिंकर लिख लो, फिर उसको मैच तो फॉलोइंग कर लो, तब भी आप बन सकते हैं। बुक के भी ऐसे ही याद होगा, बुक के भी थिंकर, और ऐसे याद करना टफ होता। तो 4 बुक के नाम और 4 थिंकर के नाम लिख के और उसको ऐसे याद करने की कोशिश करो। अगला, केवल एक साधक एक जीवित औजार है, ये किसने बोले थे? ये ऑप्शन है रूसो। अगला है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। ये वाली जो ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में कई बार का ये क्वेश्चन है, रक्त संबंध से रिलेटेड। ये कई बार एग्जामों में आए, ये वीवी आई है, ये बहुत बार एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। वह प्रथम विचारक कौन था जिसने वास्तविक प्रजातंत्र को राजनीतिक दुनिया में जीवित सिद्धांत बनाया था? तो जीवित सिद्धांत बनाया था वो थे रूसो। अगला, लॉ का प्राकृतिक कानून आधारित है, तो लॉ का प्राकृतिक कानून किस पे आधारित है? तो लॉ का प्राकृतिक कानून विवेक पे आधारित है। और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, 3 तरह की उन्होंने स्वतंत्रता की बात की थी। मतलब प्राकृतिक अवस्था में ही व्यक्ति को मतलब वो अधिकार प्राप्त थे। 2 समझौते के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो 2 समझौते के विचार का प्रतिपादन लॉक ने किया। उसको ऐसे ही करना, 2 समझौते, देखो एक समझौता हॉब्स करते हैं, 2 समझौता लॉक करते, फिर एक समझौता रूसो करते। तो 1 to 1 याद रखना, 1 to 1। ठीक है, 2 समझौते की विचार। और मैंने ये इन थिंकर के क्लास ले रखे हैं। आप थ्योरेटिकल पार्ट को भी मैंने राजेश मिश्रा की बुक से यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही करा रखा है, आप प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देख लेना। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स से आपकी उसको एक बार वीडियो देख लेना, और जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ वो करो, तो फिर आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति के बारे में किस सिद्धांत को गैर ऐतिहासिक कहा गया है? तो किसको गैर ऐतिहासिक कहा गया है? क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 है। तो सामाजिक समझौते सिद्धांत को, ठीक है, गैर ऐतिहासिक। अगला, वह सामाजिक समझौता का विचारक कौन था जो 18वीं शताब्दी में जीवित था? ठीक है, 18वीं शताब्दी में जीवित था, तो वो रूसो जीवित थे। वह कौन सी, अब देखो इस जब मैं थिंकर कराते तो ईस्वीसन बताती जाती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जब ईस्वीसन बताती हूँ तो उस ये क्वेश्चन हो सकता नहीं भी पढ़े, जब आप थिंकर अच्छे से पढ़े रहोगे तो ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। कौन सी विचारधारा कहती है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? ठीक है, ये भी आपने कई बार एग्जामों में ये वाले क्वेश्चंस देखे होंगे। तो व्यक्तिवादी के अनुसार आवश्यक बुराई ये बोलते हैं, अनावश्यक नहीं। अराजकतावादी अनावश्यक बुराई बोलते हैं, ये आवश्यक बुराई बोलते हैं। एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, तो आसानी से आप बोलो कल्याणकारी राज्य कहेंगे। अगला है, व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हुआ है। तो व्यक्तिवादी विचारधारा का जो विकास हुआ है वो हुआ है 17वीं शताब्दी में। ठीक है, यानी 1600 समथिंग में। 17वीं शताब्दी का मतलब होता है 1600 समथिंग, मतलब 1600 कुछ में। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी का मतलब 1500 कुछ जो होता है उसको कहते हैं 15वीं शताब्दी। अगला है,
यह मत किसका था कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये लॉर्ड एक्टन। अगला है निम्नलिखित में यह किसने कहा था कि अधिकार बाहरी शर्तें हैं जो मनुष्य को आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। तो ये बोलते हैं आपके ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि अधिकार राज्य की रचना है? कौन सा सिद्धांत कहता है कि अधिकार जो है राज्य की रचना है? तो ये अधिकार का कानूनी सिद्धांत। ठीक है, अधिकार भी मैंने करा रखा है फ्रेंड्स, उसके रिलेटेड एमसीक्यू भी करा रखा है। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको मिल जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट के भी प्लेलिस्ट मैंने अलग से सेग्रीगेट करके बना रखा है। तो अधिकार के क्वेश्चन, खासकर अगर आप टीजीटी पीजीटी के एस्पायरेंट हो तो अधिकार से क्वेश्चन उसमें आते हैं। अगर आप DT+ भी दे रहे हो या फिर यूपी का दे रहे हो, अब तो झारखंड में भी अभी जेटेट निकलने वाला है ना 23, तो उसकी भी तैयारी अगर आप कर रहे हो, किसी भी स्टेट का कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट ये है कॉम्बिनेशन, तो प्लीज़ चैनल को आप फॉलो करें और रेगुलर इस चैनल पे बने रहें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। जिस कानून को हम अपने लिए बनाते हैं उसका पालन ही स्वतंत्रता है। ठीक है, जिस कानून को हम बनाते हैं उसका पालन करना ही स्वतंत्रता है। तो ये कौन बोले? ये रूसो बोले थे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक खोखली स्वतंत्रता एवं अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर कौन माना जाता है? तो खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर मिल माना जाता है। ठीक है, JS मिल। अगला है, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो प्राकृतिक अधिकार का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो था आपके लॉक द्वारा। क्यों था? क्योंकि उन्होंने अधिकार की बातें कही ना, इसीलिए। और उन्होंने सरकार और राज्य का भी वो डिवाइड किया। उन्होंने 2 तरह के समझौते की बात की। वितरणीयशील न्याय की अवधारणा का निर्माण किसने किया था? तो ये वितरणात्मक न्याय की अवधारणा का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका, देखो ये सी दिया है, निर्माण इन्होंने नहीं किया था। वितरणात्मक न्याय का स्टार्ट जो किए थे वो किए थे आपके अरस्तु। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि आधुनिक काल में यह वितरणात्मक न्याय को किसने किया, तो ये रॉल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर निर्माण मतलब स्टार्टिंग किसने किया तो अरस्तु, लेकिन इसमें अरस्तु ऑप्शन नहीं है। कभी कभी आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ऑप्शन ही में अरस्तु नहीं है तो हम कहाँ से लगाएंगे? और ये हमें पता है कि रॉल्स ने भी दिया है वितरणात्मक न्याय, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। लेकिन अगर जहां दोनों ऑप्शन हो और पूछे कि वितरणात्मक न्याय स्टार्ट किसने किया, तो आप अरस्तु लगाएंगे। ठीक है, अगला है दबाव समूहों की। और देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खासकर ये भी देखा जाता है कौन मतलब देखो 2 आंसर हो सकता है, कभी कभी आपके 2 ऑप्शन सही होंगे, लेकिन उसमें से भी ज्यादा कौन सा सही है उसको आपको टिक करना पड़ता है। दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? राजतंत्र में, प्रजातंत्र में, कुलीन तंत्र में, साम्यवादी समाज में। तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र साम्यवादी में क्यों होगा? प्रजातंत्र में होगा ना, जहाँ जनता की हक की बातें सुनी जाती है, जहाँ जनता अपनी बातें रखते हैं। तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। प्रजातंत्र अयोग उपासना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? प्रजातंत्र अयोग उपासना, ये मुसोलिनी बोलते। ठीक है, अगला है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो अल्पसंख्यक के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नौकरशाही एक क्रमबद्ध सिद्धांत किसने विकसित किया है? तो ये आप लोग मैक्स वेबर ने किया था क्रमबद्ध सिद्धांत। उन्होंने 3 तरह के दिया है। नौकरशाही शायद मैंने भी नहीं करा रखा, चलो मैं वो भी करा दूंगी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। यह कथन किसका था कि शक्ति एक बौद्धिक योग्यता के साथ शासन संचालन की दृष्टि से इतिहास में यदि सरकार ने महत्व प्राप्त किया है तो कुलीन तंत्रीय सरकारें ही। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, मोस्का ने। ठीक है,
इसको मैंने ये जो एलीट थ्योरी वाला सिद्धांत है, शक्ति के अभिजन सिद्धांत, वो मैंने करा रखा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जाना आप, तो उसमें ये मैंने अच्छे से करा रखा है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, मिल से, पेरेटो से, मोस्का से एक क्वेश्चन आपका देखो। यही मैं बोलती ना कि प्रीवियस ईयर आप अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पेपर देखो, और उसी से वो क्वेश्चन भले रिपीट नहीं करेगा, लेकिन उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप तैयारी कहीं का भी कर रहे हो, देखो भरने के लिए फॉर्म बहुत जगह का भर, लेकिन एक फोकस होता है ना कि नहीं मुझे ये एग्जाम निकालना है, तो उस एग्जाम के लिए आप उसका प्रीवियस ईयर और आपको उसका जो सिलेबस है वो याद होना चाहिए। वो इसको एकदम चिपका दो अपने स्टडी रूम में जहाँ भी आप पढ़ते हो, और जो उसका प्रीवियस ईयर है उसका 2 से 3 साल, अगर कहीं का प्रीवियस ईयर नहीं हो गया है, नहीं हुआ है, तो फिर उसका सिलेबस आप देख लो, फिर उसके अकॉर्डिंगली देखो कहाँ का, तो उससे भी आपका हो जाएगा। सिलेबस भी आपको एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए और पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं। और कभी कभी क्या होता है ना, एक और भी मैं ट्रिक बताती हूँ आपको ऑप्शन में। जैसे कभी कभी ना थिंकर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो थिंकर वाले में ये आ जाएगा, आपको कोई क्वेश्चन आ गया, और जो थिंकर आपको नहीं पढ़ना है वो ऑप्शन में आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो आपको पढ़ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो आप हमेशा कभी ध्यान रखना कि कभी ऑप्शन एकदम अलग आ जाएगा तो वो आंसर नहीं होगा, आपको भले पता नहीं है, लेकिन उसमें आंसर देखना, अगर एकदम डिफरेंट डिफरेंट थिंकर दे दिया जो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो आपको सिलेबस भी अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला है, उपरोक्त में से सुदृढ़ लोकमत के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है, ठीक है। तो सबसे उपयुक्त जो है वो है सुसंगठित राजनीतिक दल। अगला है, द्वंद्वात्मक के विचारों को कार्ल मार्क्स ने लागू किया। तो द्वंद्वात्मक के विचारों को लागू किया था, कहाँ से लागू किया था, तो उन्होंने बोला था पदार्थों का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। और किससे लिया था, हीगल से उन्होंने लिया था द्वंद्वात्मक। दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की है, परंतु मूल बात है कि उसमें परिवर्तन होना चाहिए। ये मार्क्स का फेमस कोटेशन है और बहुत बार एग्जामों में आया है। वो बोलते थे कि व्याख्या तो बहुत लोगों ने कर दिया, बस उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, बस उसे परिवर्तित यानी बदलने की जरूरत है। मार्क्स ऐसा बोलते हैं। फांसीवाद का सूचक शब्द क्या है, तो फांसीवाद का सूचक शब्द आपका हो जाएगा जैव शक्तिवाद। जैव शक्तिवाद, देखो पूंजीवाद नहीं होगा, व्यक्तिवाद नहीं है, अंतरराष्ट्रवाद नहीं है, जैव शक्तिवाद, ठीक है। ऑक्सफोर्ड में नैतिक दर्शन का प्रोफेसर कौन है, तो ऑक्सफोर्ड में नैतिक दर्शन के जो प्रोफेसर हैं वो हैं आपके ग्रीन, ठीक है, नैतिक दर्शन के। अगला है, निम्नलिखित में से काल्पनिक समाजवादी विचारक कौन है, तो इसमें सेंट साइमन हो जाएंगे। और ये सब जो है मैंने मार्क्स भी अपने चैनल पे करा रखा है, आप देख लेना। मार्क्स, लेनिन और माओ, ये सब हो जाएंगे वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद बोलो या मार्क्सवाद बोलो, एक ही बात है। सेंट साइमन, फूरियर, ये सब हो गया आपके कल्पना लोकीय समाजवादी। मार्क्स के द्वंद्वात्मकता का विचार ग्रहण किया है, तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक, देखो वही मैंने अभी आपको बताया, आगे यही क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हीगल। हीगल से उन्होंने ये विचार लिया था। देखो ऐसे ही होता है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, तो क्वेश्चन ये मान लीजिए एक साल ये पूछ दिया कि ठीक है कहाँ से उन्होंने ये विचार में क्या दिया हुआ, तो किससे लिया, कब लिया, किससे प्रभावित थे, ऐसे ही मतलब जब, इसलिए मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का बहुत ही जरूरी होता है। अगला है, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है, तो ये मैंने कितनी बार, ये तो बहुत बार मैंने अपने क्लास में इस बुक को बता रखा है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो जरूर आपको पता होगा, बेंथम की ये बुक है। मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या विशुद्ध रूप से की है, तो किस रूप में की है मार्क्स ने, तो उन्होंने भौतिकवाद के रूप में, क्या है, इतिहास की व्याख्या, इतिहास की व्याख्या उन्होंने भौतिकवाद के रूप में किया है। अगला है, आदर्शवाद का अनुसार राज्य क्या है, तो आदर्शवाद के अनुसार राज्य क्या है, तो वो है सामान्य इच्छा। अगला है, राज्य को एक नैतिक संस्था कौन मानता है, तो आदर्शवाद मानता है। राष्ट्रीय राज्य की महिमा युक्त किसने किया है, तो राष्ट्रीय राज्य की महिमा युक्त किए हैं आपको हीगल। अगला है, स्वयं पर, उसके शरीर पर, मस्तिष्क पर एक व्यक्ति शासन करता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये हैं आपके जेएस मिल,
ठीक है, अगला है समाजवाद का सिद्धांत विश्वास करता है, तो समाजवाद का जो सिद्धांत है वो विश्वास करता है राज्य कार्य संभव ज्यादा से ज्यादा हो। अगला 49, समाजवाद का सिद्धांत विश्वास करता है, तो समाजवाद का जो सिद्धांत, देखो देखो यही एक अलग, ये समाजवाद का सिद्धांत किस में विश्वास करता है, तो वो करता है फेबियनवाद में। इसमें राज्य कार्य संभवतः ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, अगला आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फेबियन विचारक कौन है। तो इसमें फेबियन विचारक ब्रिटिश बेब्स यानी सिडनी बेब है, इसमें सिडनी बेब ये हैं आपके फेबियन समाजवादी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट इस पीडीएफ में 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है और अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपको जो करा रही हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा से जुड़ोगे तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी कि मैं भी और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन, और वीडियो को पूरा देखा करो फ्रेंड्स, क्योंकि आप में ये आपको लगता होगा ना कि क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे, तो वो रिपीट करने का मेरा खास उद्देश्य ये होता है कि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग।